फिजिक्स का इम्पोर्टेंट है लाइट, जो 12वां टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, अभी 3 बचा हुआ है। तो लाइट को प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? तो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश कैसे होती है? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है प्रकाश की वेग निर्वात में। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग निर्वात में किसने बताया था? प्रकाश का वेग निर्वात में किसने बताया था? तो रोमर के द्वारा बताया गया था। कब? 1676 में रोमर के द्वारा बताया गया था प्रकाश का वेग, रोमर के द्वारा। यहाँ पे दिया गया तो प्रकाश माध्यम हो गया, वेग हो गया, और ये अपवर्तनांक दिया गया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? प्रकाश का 1 होता है। और जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वाटर में वेलोसिटी प्रकाश का। और इसका वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। और निर्वात में कितना होता है? तो 1.0 लेके चलेंगे। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में क्या रहती है? प्रकाश की गति रहती है। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.5 किसका होता है? तो कांच का अपवर्तनांक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। डायमंड का वेलोसिटी, डायमंड में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक हीरा का। और बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5, बेंजीन का 1.5, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.5 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कहेगा तो कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। CO2 का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो 1.6 और बेंजीन का 1.5। निर्वात का अपवर्तनांक कितना? 1.1 रहेगा। और वाटर में अपवर्तनांक 1.3 और कांच का 1.5 और हीरा का 2.42 होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना लेकर चलेंगे? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बटा माध्यम में चाल। और अपवर्तनांक क्या होता है? तो जैसे जैसे देखो, जब निर्वात से जब अपवर्तनांक बढ़ता है या अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो वेग क्या रहेगा? तो घटेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब अपवर्तनांक बढ़े तो वेग क्या रहेगा? वेलोसिटी घटेगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा? तो घटेगा। वेग अपवर्तनांक का क्या रहता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू 1/p। यदि म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी? घटेगी। वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या रहेगा? घटेगा। वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक दोनों का रेसिप्रोकल होगा। वेग घटेगा तो अपवर्तनांक क्या रहेगा? तो बढ़ेगा। तो एक दूसरे से रेसिप्रोकल के रूप में रहता है। प्रकाश का कनिका सिद्धांत कौन दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कनिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। प्रकाश के कनिका सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया था। कनिका सिद्धांत का कौन ने, किसके द्वारा सिद्ध किया, प्रूव किया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। कनिका सिद्धांत दिए थे कौन? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्रकाश के कनिका सिद्धांत 1905 ईस्वी में दिया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव से प्रकाश के कनिका सिद्धांत कब दिया गया था? तो प्रकाश के कनिका सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा 1905 में दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? तो इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिए थे हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के
तरंग सिद्धांत दिए थे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को यंग नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने। किसने? यंग नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यंग प्रकाश के व्यतिकरण की सहायता से प्रकाश का तरंग सिद्धांत सिद्ध किया था। यंग ने किसके द्वारा? तो व्यतिकरण की हेल्प से प्रकाश की तरंग को क्या किया था? तो सिद्ध किया था। कौन? यंग के द्वारा किया गया था। नोट में पॉइंट कर रहा है कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश कण तथा तरंग का गुण दोनों दर्शाता है। किसने बताया था कि प्रकाश का कण और तथा तरंग का गुण दोनों रखता है? मैक्सवेल के द्वारा। अर्थात प्रकाश क्या है? तो दोहरी सिद्धांत होती। किसने बताया था कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है? मैक्सवेल के द्वारा दर्शाया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत के लिए 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था। प्रकाश विद्युत के लिए दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या कौन किए थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। कब किया था? 1905 में, और इसलिए नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को 1921 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या कौन किया था? आइंस्टीन के द्वारा। कब किए थे? 1905 में। नोबेल प्राइज कब मिला था आइंस्टीन को? तो 1921 में मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया गया था। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। कब किया गया था खोज? तो 1887 में खोज किया गया था। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोजा गया था। नेक्स्ट है प्रकाश के अपरावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे ये क्या है? तो आपतित किरण है, और ये क्या है? तो अविलंब है, और ये क्या है? तो प्रवर्तित किरण इधर से आएगा और इधर प्रवर्तित हो गया, और ये बीच के कोण क्या है? तो आपतन कोण, और इधर क्या है? तो प्रवर्तन कोण हो जाएगा। ये क्या है? तो अपारदर्शी सतह है। समतल दर्पण या पेंट। समतल दर्पण में पेंट होता है किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का पेंट लगाया जाता है समतल दर्पण में। परावर्तन के नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब क्या रहते हैं? तो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण आपस में क्या रहते हैं? तो बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा? आर। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। प्रकाश के प्रवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? तो तीव्रता तथा आयाम में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्रकाश में प्रवर्तन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? तीव्रता तथा आयाम में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तीव्रता और आयाम में क्या रहती है? कमी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में अपरिवर्तित रहेगा। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तीव्रता और आयाम में परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। जब प्रकाश अविलंब से होकर गुजरती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। जब अविलंब से आएगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। किसके कारण? तो 90 डिग्री एंगल अविलंब पर रहती है। इसी कारण क्या होता है? जिस पथ से आएगी उसी पथ में लौट जाएगी। प्रकाश के अपवर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। पथ का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये आपतन कोण, ये क्या है? अविलंब है, और इधर क्या है? तो अपवर्तन कोण, ये बनेगा आर्जुक अपवर्तन कोण है। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया। कह रहा है कि तुलना करने पर विरल तथा सघन माध्यम, तो जो घना होगा वो सघन माध्यम होगा, जो पतला होगा विरल माध्यम। इम्पॉर्टेंट है, जो घना होगा वो सघन माध्यम होगा, और विरल होगा जो पतला होगा। और पतला क्या होता है? तो ये जैसे हवा और पानी में कौन हो गया? सघन, पानी हो गया। जो घना रहेगा वो सघन माध्यम। जैसे पानी और कांच में घना कौन हो गया? कांच हो गया। कांच और हीरा में घना कौन हो गया? हीरा। तो हीरा क्या है? सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वेग घटेगा। जब सघन में जाएगा तो क्या रहेगा? तो सघन मीन्स घना, घना रहेगा तो वेग क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। परंतु सघन से विरल जाएगा तो वेग बढ़ेगा। विरल में पतला होगा तो वेग बढ़ेगा, सघन में घना होगा तो वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तब अविलंब की ओर मुड़ती है। विरल से कहाँ जाएगा, देखो विरल से सघन की ओर जाएगा, तो सघन है पतला, विरल से सघन की ओर जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। विरल से जैसे ये अविलंब हो गया, यहाँ से लाइट गया और ये क्या हो गया, तो अविलंब की ओर मुड़ती है, यानी ऐसे हो जाएगा। तो विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अविलंब से दूर हो जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी। जब प्रकाश अविलंब से होकर गुजरती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। जब अविलंब से होकर गुजरेगी तो वह क्या हो जाएगा, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। और इसमें कोण, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या हो जाएगा, एक ही तल में होता है। तो ये अपवर्तन के नियम में दर्शाया जाता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या आ जाते हैं, तो एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात नियत राशि होता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या रहता है, तो एक नियत राशि होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल के नियम में साइन आई बटा साइन आर एक क्या है, तो कांस्टेंट होता है। μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का कुछ उदाहरण दिया गया, तो बाल्टी में कोई छड़ रखा हुआ है, वह टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाल्टी में जब कोई छड़ रखते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। टोटल 4 मिनट का फायदा होता है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। कुआं हो गया, तालाब इत्यादि कम गहराई पर भी दिखाई देता है। कुआं तालाब में क्या होता है, तो कम गहराई दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। मछली के जल में अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, तो ये भी अपवर्तन के कारण। और अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो वास्तविक ऊंचाई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई होता है अपवर्तनांक बराबर। वास्तविक ऊपर होगा और आभासी नीचे हो जाए। ये दर्पण दिया गया है, तो दर्पण तो मिरर में इसमें दिया गया है, तो समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण, जिसे समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है और इसका पेंट किया जाता है समतल दर्पण को सिल्वर नाइट्रेट से। और गोलीय दर्पण में आ जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी कहा जाता है। अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये क्या है, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना, धंसा हुआ है। ये उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो गया, उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। तो ये इन्फिनाइट हो गया। ये क्या है, तो कर्वेचर ऑफ रेडियस हो गया। ये फोकल लेंथ हो गया, यहाँ पे पोल हो जाएगा। ये मुख है और आगे प्रवर्तक सतह, ये पीछे है पोल, ठीक है। और ये क्या है, तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब राइट साइड, तो यहाँ पे पोल, फोकस और एक क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनाइट है, ठीक है। आगे प्रवर्तक, पीछे प्रधान है। समतल दर्पण दिया गया, तो समतल दर्पण ये फिगर है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता होती है, तो हमेशा सीधा होता है और हमेशा वस्तु के बराबर होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता। समतल द्वारा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समतल द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और काल्पनिक बनता है। आभासी, सीधा और बराबर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण की फोकस और या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत में होता है।
समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है, तो इन्फिनाइट में होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इन्फिनाइट में। और प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन +1 होता है, +1। समतल दर्पण में किसी वस्तु पर पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु से आधी होनी चाहिए। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए दर्पण। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु से आधा होना चाहिए। दर्पण की लंबाई होती है जो वस्तु से आधा रहेगी, तब समतल दर्पण में पूरा दिखाई देगा। और यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति x मीटर/सेकंड से समतल दर्पण की ओर आता है और उसे प्रतिबिंब 2x मीटर/सेकंड से वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। जब वस्तु एक समतल दर्पण में x मीटर से स्पीड से आएगा तो वो प्रतिबिंब में 2x मीटर/सेकंड से उसका दिखाई देगा प्रतिबिंब में, यानी 2 गुना बढ़ जाता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, तो उल्टा होता है। समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, द्वारक है या प्रकाश छिद्र, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण है और ये पोल है और इसे कहा जाता है द्वारक कहा जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, तो ये वाला जो लेंथ होता है, रेडियस होता है, उसे द्वारक या प्रकाश छिद्र कहा जाता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो 45 डिग्री होता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में जो उसका एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री पर दो समतल दर्पण को रखा जाता है एक दूसरे को। पेरिस्कोप को पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितना निकालना है, प्रतिबिंब की संख्या तो 360/θ। विषम रहेगा तो सेम हो जाएगा और सम आ जाएगा तो 1 घटा देंगे, ठीक ना। विषम रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या सेम हो जाएगी और सम आएगा तो 1 घटा देंगे। सम आने पर 1 घटा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे थीटा और 40 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना था 360/θ, तो कितना काटेंगे तो 9, तो विषम में तो सेम हो जाएगा। जैसे थीटा का मान कितना 30 डिग्री होता है, 360/30, तो 12×3 = 36, तो ये सम संख्या आएगा तो ये घटा देंगे तो 11 इसका प्रतिबिंब की संख्या बन जाएगा। थीटा बराबर 0 प्रतिबिंब संख्या हो तो इसका इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनेगा। थीटा का मान कितना 0 है तो इसका प्रतिबिंब की संख्या कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट होगा। अर्थात दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर पर रखा हुआ था। इन्फिनाइट प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, तो दोनों समतल दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर पर रखा जाता है, तब जाके इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनेगा। 2 समतल दर्पण को समांतर रखने पर इन्फिनाइट प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समांतर रखने पर इन्फिनाइट प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण है, तो ये क्या है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण धंसा हुआ और यहाँ पे क्या है, तो जब समानांतर आता है तो कहाँ पे, फोकस पे आके मिलती है, ठीक है ना। समानांतर जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ पे मिलती है, फोकस पर। और उत्तल दर्पण या अभिसारी दर्पण से जब कोई प्रधान या मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो फोकस भी आभासी रूप से प्रतीत होती है। आभासी रूप से, वास्तविक रूप से प्रतीत नहीं होता, ठीक ना। ये अब उत्तल दर्पण होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आती हुई प्रतीत होती तो फोकस से ही जाएगी, ठीक ना। फोकस से ही जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर, तो इसे अभिसारी या अवर्धित दर्पण भी कहते हैं। अवतल को अभिसारी या अवर्धित दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनना अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के बराबर होता है। प्रतिबिंब किसका, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के बराबर होता है। प्रतिबिंब बनता है, दोनों में सेम रहता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से देखो, ये पहला, ये क्या, तो अवतल दर्पण है बना हुआ, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनाइट है। जब वस्तु यहाँ पे रखते हैं, इन्फिनाइट पर रखेंगे, तो ये इन्फिनाइट पर वस्तु रखेंगे। दूसरा ये कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में रखेंगे और तीसरा कर्वेचर पर रखेंगे। चौथा कर्वेचर पॉइंट, रेडियस और फोकस पॉइंट के बीच रखेंगे और पांचवा क्या है, तो फोकस पर रखेंगे। और छठा कहाँ पर रखेंगे, तो पोल और फोकस के बीच रखेंगे। तो इसमें सरियते जाओ, तो पहला क्या हो जाएगा,
जो इन्फिनाइट पर रहेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जो इन्फिनाइट पर वस्तु रखेंगे कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। अब जब वस्तु इन्फिनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो ये फोकस और रेडियस कर्वेचर के बीच में बनेगा और ये छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो इन्फिनाइट पर बहुत छोटा बनता है, फोकस पर बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, याद रखना। जब वस्तु फोकस पर है और इन्फिनाइट पर तो बहुत बड़ा बनेगा। जब कि इन्फिनाइट और रेडियस कर्वेचर पर तो ये कहाँ बनेगा, तो रेडियस कर्वेचर और फोकस लेंथ के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर बनेगा और बराबर बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पर प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे तो रेडियस कर्वेचर पर बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इन्फिनाइट और रेडियस कर्वेचर के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। इन्फिनाइट और कर्वेचर के बीच में जब वस्तु अब फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनाइट पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। इन्फिनाइट पर बनता है जो प्रतिबिंब बहुत बड़ा और फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा, ये 2 पॉइंट। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बनेगा तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। और जब पोल और फोकस के बीच रखेंगे, जब पोल और फोकस के बीच रहेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, बड़ा आभासी सीधा। तो पूछता है कि एकमात्र कौन सा दर्पण है जो आभासी बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाता है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। और इधर क्या है, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मेन रूप से अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है मेन रूप से। पी क्या है तो पोल हो गया, एफ क्या है तो फोकस हो गया, और सी क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और आर क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फिनाइट पर बनेगा तो कहाँ पे, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो ये कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र ही पर बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो वक्रता केंद्र पर आएगा तो वस्तु, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो अनंत तथा वक्रता के बीच में बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब इन्फिनाइट पर बनता है और ये इसमें क्या होता है, तो बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखा जाता है तो इन्फिनाइट पर बनेगा, इन्फिनाइट पर प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं किया जा सकता है। तो आभासी को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है, और वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से लंबवत टकराती है और इसलिए पुनः उसी पथ पर क्या होती है, तो लौट जाती है। प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर क्या होती है, तो आपतित होती है, तो दर्पण से लंबवत टकरा कर पुनः उसी पथ में क्या हो जाती है, तो लौट जाती है। तो ये अवतल दर्पण है, एक क्या उत्तल दर्पण है। तो ये किससे आ रहा है, तो प्रकाश किरण आ रहा है इधर से आ रहा है और ये कहाँ पे वक्रता केंद्र पर जाएगा तो उसी पथ में लौट जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण में हो तो जब वस्तु आती है तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, तो लौट जाती है। उत्तल लेंस, इसे अवतल दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल लेंस अवतल दर्पण जैसा इसका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या अवर्धित लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है या अवर्धित लेंस कहा जाता है।
उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना क्या रहता है, तो इसमें क्या बनता है, तो आभासी सीधा और प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में आभासी सीधा बड़ा बनेगा। ये क्या, तो उठा हुआ, ये बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे वस्तु जब इन्फिनाइट पर रखेंगे, फिर इन्फिनाइट और 2f1 के बीच रखेंगे, और ये f1, ये 2f1 बराबर क्या हो जाता है, तो कर्वेचर ऑफ सेंटर को 2f1 कहा गया, ठीक है ना। कर्वेचर ऑफ सेंटर को 2f1 कहा गया। तो जब वस्तु इन्फिनाइट पर रखेंगे, फिर बाद में इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में रखेंगे आर्टिकल 2 को, और फिर 2f1 के रखेंगे थर्ड को, और 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे आर्टिकल 4 को। और जब फोकल लेंथ पर रखेंगे तो आर्टिकल 5 को, और जब ऑप्टिक सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे तो इसका बनेगा उसी साइड प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जब इन्फिनाइट पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो f2, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। जब इन्फिनाइट पर वस्तु रखेंगे तो f2 पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, f2 पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जब इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा और बराबर बनेगा, ठीक है ना। इन्फिनाइट फोकल लेंथ पर याद रखना कि हमेशा छोटा बनेगा, और जहाँ पे फोकस रहेगा, फोकस यानी कि क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी 2f2 पर क्या बनेगा, 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा और बराबर बनेगा। तो उसमें पहले भी था कि रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उसका वस्तु के कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो 2f2 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा, ठीक है। और ये बड़ा बनेगा। लेकिन जब f1 पर रखेंगे, वस्तु को f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो इन्फिनाइट पर बनेगा, ठीक है। और छठा ऑप्टिक सेंटर और f1 के बीच में रखेंगे तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका इसी साइड में बनेगा, और ये क्या बनेगा, तो बड़ा आभासी सीधा। लेकिन मेन रूप से उत्तल लेंस क्या बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। वो क्या, तो ऑप्टिक सेंटर, f2 क्या, तो फोकस, मुख्य फोकस हो गया जो पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति सेम अवतल दर्पण के समान बनता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में जितना प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। प्रकाश केंद्र से किरण जाने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे सीधे निकल जाती है। जब ऑप्टिक सेंटर से कोई प्रकाश आती तो वह बिना मुड़े क्या रहती है, तो सीधे निकल जाती है ऑप्टिक सेंटर से। और उत्तल लेंस में क्या रहता है, किनारों में पतला, और अवतल लेंस में किनारों में मोटा और बीच में पतला रहता है। बीच में मोटा और किनारों में पतला उत्तल लेंस में, और किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल दर्पण क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के बराबर होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है, तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा छोटा। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखा जाए प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और पीछे से छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। इसमें 2 पॉइंट रहता है उत्तल दर्पण में। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये बना हुआ प्रतिबिंब, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रखा जाए प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा अवतल लेंस में। और साथ ही प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनेगा अवतल लेंस में। जिस साइड वस्तु रखेंगे उसी साइड प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है, तो अवतल दर्पण, ये क्या है, तो उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है।
आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। एक क्या है? तो अवतल लेंस है जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। एक किनारों पर पतला बीच में मोटा उत्तल लेंस, और किनारों पर मोटा और बीच में पतला अवतल लेंस। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से मापी गई ऊंचाई धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष से और प्रधान अक्ष से मापी गई दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष से नीचे मापी गई दूरी क्या होती है? तो ऊपर मापेंगे प्रधान अक्ष से तो पॉजिटिव, और प्रधान अक्ष से नीचे मापेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो मूल बिंदु से मापी जाती है सभी दूरी। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस में क्या रहता है? तो फोकस निगेटिव होगा और पावर क्या रहेगा? निगेटिव। अवतल दर्पण या अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव होता है। फोकस दूरी निगेटिव एफ, अब इतना याद रखो ना, एफ और आर क्या रहता है? तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में दोनों में क्या रहता है? निगेटिव रहता है। लेकिन उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी, क्षमता और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। यू क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी वस्तु की दूरी, और बी प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है? तो फोकस। एम क्या है? तो आवर्धन। एच क्या है? तो वस्तु की ऊंचाई। और एच वन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। एच डैश लेंस की ऐसा यूनिट क्या था? डायोप्टर। इसे मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। डायोप्टर को मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f, जहाँ एफ बराबर क्या होता है? तो एम होता है। एफ बराबर एम। एम मीन्स क्या होता है? आवर्धन। और जब इस सेंटीमीटर में निकालना है तो पी बराबर कितना होता है? 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर में। दर्पण तथा लेंस दोनों को f/r/2 या r बराबर 2f होता है, ये फार्मूला। r बराबर क्या होता है? 2f। और दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और इसे शॉर्टकट में ub प्लस u प्लस b कर सकते हैं। और आवर्धन दर्पण सूत्र में -b/u होता है, निगेटिव में रहेगा। और लेंस में 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, और इसके शॉर्टकट में ub माइनस u माइनस b हो जाएगा। और लेंस में आवर्धन पॉजिटिव होता है लेकिन दर्पण में निगेटिव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? तो h' होता है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। और मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। आवर्धन मात्रकहीन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। दर्पण तथा लेंस दोनों के लिए ये है। और इसका देखो एक और फार्मूला होता है, एफ एम बराबर क्या होता है? f/f माइनस यू। और एक फार्मूला और होता है, एफ एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर क्या हो जाता है? तो f माइनस b/f हो जाएगा। ठीक है ना? ये दो फार्मूला याद रखना। m बराबर f/f माइनस यू, और m बराबर क्या होता है? f माइनस b/f हो जाएगा। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आवर्धन जब निगेटिव हो तो निगेटिव साइन रखेगा। आवर्धन तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धन निगेटिव होगा तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो सीधा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धन निगेटिव होगा तो वास्तविक उल्टा, और पॉजिटिव होगा तो सीधा आभासी। यदि आवर्धन +1 पॉजिटिव 1 होगा तो आवर्धन प्रतिबिंब आभासी या सीधा या वस्तु प्रतिबिंब के बराबर हो जाएगा। +1 के मतलब क्या होगा? आभासी सीधा, और वस्तु के बराबर। +1 के मतलब आभासी सीधा बराबर, आभासी सीधा बराबर। जब आवर्धन निगेटिव में होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब के बराबर हो जाएगा। निगेटिव में रहेगा तो वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब के बराबर। जब आवर्धन +2 में होगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आभासी सीधा, और वस्तु प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा। +2 के मतलब प्रतिबिंब 2 गुना बढ़ेगा, और पॉजिटिव है तो आभासी सीधा हो जाएगा। आभासी सीधा जब m बराबर -2 यानी निगेटिव रहेगा तो वास्तविक उल्टा और 2 गुना बड़ा ये भी बनेगा आवर्धन का मतलब। जब m बराबर -0.7 है तो वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब से छोटा बनेगा। 1 से छोटा तो छोटा बनेगा, 1 से बड़ा तो बड़ा बनेगा। जब आवर्धन क्या हो जाएगा? +0.7 तो आभासी सीधा और प्रतिबिंब से छोटा बनेगा। ठीक है।
अवतल दर्पण का उपयोग अभिसारी दर्पण के रूप में किया जाता है, तो हजामत दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर या सोलर भट्टी में भी किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट यानी अग्रदीप में भी अवतल दर्पण एवं सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर ENT जांच के लिए, ये जो कान नाक और दांत जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण खत्म हो गया। अब अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण के यूज होता है साइड मिरर में, जो वाहन के साइड मिरर उत्तल दर्पण को होता है। स्ट्रीट लाइट में जो लाइट लगी रहती है उत्तल दर्पण को होती है। मोड़ पर जो लाइट लगा रहता है उत्तल दर्पण होता है। पेरिस्कोप में इम्पॉर्टेंट है, पेरिस्कोप में 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण लगाया जाता है, 45 डिग्री से पर। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया दृष्टि दोष। तो यहाँ पे दृष्टि दोष, दूरदृष्टि में क्या होता है, तो दूर की वस्तुएं क्या होती है, तो दिखाई देता है। दूरदृष्टि में दूर का दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक वाला नहीं दिखाई देगा। उल्टा है, जैसे दूरदृष्टि है तो दूर दिखाई देगा लेकिन नज़दीक नहीं दिखाएगा, तो इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि में। और निकट दृष्टि में निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा और निकट दिखेगा। ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि में। निकट दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा निकट दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि में न दूर दिखेगा न नज़दीक दिखेगा, न दूर दिखता है जरा दृष्टि में न नज़दीक दिखता है। इसमें बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। हम अबिंदुकता में न क्षैतिज तथा उदारदर्श में कोई अंतर नहीं कर पाता है अबिंदुकता में, और इसे बेलनाकार लेंस लगाया जाता है अबिंदुकता में। न क्षैतिज दिखेगा न ऊर्ध्वाधर में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दूर दिखाई देता है और निकट दिखाई नहीं देता। ये वस्तु जा रहा है, ये वस्तु दिखाई, यहाँ पे जब लेंस लगाएंगे तो ये कौन सा लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। जब उत्तल लेंस लगाएं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। एक साथ कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे रेडियस आर पर प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो, ये दूरदृष्टि है तो दूर वाला तो बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब, और जब लेंस लगाएं तो निकट भी दिखेगा। तो दूरदृष्टि दोष का ये हो गया। और निकट दृष्टि दोष का देखो, ये आँख हो गया और यहाँ पे निकट वस्तु यहाँ रखे रहे, तो यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और एक जगह कहाँ बाहर प्रतिबिंब बन रहा है निकट दृष्टि दोष में, बाहर। और ये क्या उपचार है निकट दृष्टि दोष का, तो एक पहले ही लेंस लगाया जाता है तब जाके क्या होता है, तो आर पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दिखाई देता है निकट नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। और नेत्र लेंस की मोटाई घट जाना, दूरदृष्टि में क्या होता है, तो नेत्र लेंस की मोटाई को घट जाना, उत्तल लेंस के पतला हो जाना। लेंस का मोटाई घट जाएगा तो दूरदृष्टि हो जाएगा, लेंस पतला भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्षमता घट जाना, फोकस दूरी बढ़ जाता, फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो दूरदृष्टि दोष। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये भी सही है। तो दूरदृष्टि के कारण कौन कौन हो गया, तो दूरदृष्टि के बनने के कारण क्या होता है, तो लेंस की मोटाई क्या हो जाना, घट जाएगा, फिर घट जाएगा तो दूरदृष्टि हो जाएगा, और लेंस का पतला हो जाएगा फिर भी दूरदृष्टि हो जाएगा। क्षमता, जब मोटाई घट गया तो क्षमता घटेगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब दूरदृष्टि हो जाएगा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना दूरदृष्टि का ये सब कारण है। उपचार के लिए दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाती है, नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाती है बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। दूरदृष्टि में मोटाई क्या होती है, घट जाती है, लेकिन इसमें बढ़ जाता है, और क्षमता भी बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, और नेत्र गोलक के लंबा हो जाना। दूरदृष्टि का कारण कौन कौन है, तो नेत्र लेंस का मोटाई बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, और इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है। दूरदृष्टि में फोकस दूरी बढ़ जाता है और इसमें फोकस दूरी घट जाता है निकट दृष्टि में, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाती है, और ये इसका उपचार अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे ये हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा। जब इसका दूर दृष्टि निकट दृष्टि में अवतल दर्पण लेंस लगाएंगे तो यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये उपचार हो गया। जरा दृष्टि में इस दोष में निकट तथा दूर दोनों दिखाई नहीं देता, ये बुढ़ापा में होता है। और इसका कारण नेत्र लेंस का लचक कम हो जाना। नेत्र लेंस का लचक कम हो गया तो जरा दृष्टि और बायोफोकल या दिफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। आप बिंदुकता में न क्षैतिज और न ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाता और बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद जिसे कैटरैक्ट कहा जाता है, इसमें ज़्यादा उम्र वाले बुढ़ापे में होता है मोतियाबिंद, और नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है और जिसे ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकीर्णन। प्रकाश का धूलकण के द्वारा सभी दिशाओं में बिखरना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। धूलकण सभी दिशाओं में बिखरता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण उगता हुआ तथा डूबता हुआ सूरज का लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के आकाश काला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा पर आकाश काला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन रैले के नियम पर आधारित है। प्रकीर्णन किसके नियम पर है? तो रैले के नियम के पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकीर्णन के बराबर क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ4 होता है। प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/वेवलेंथ 4। आई बराबर क्या हो जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल λ4। ये हो गया। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये 7 रंगों में वर्ण पट्टी के रूप में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसका खोज कौन किया था? वर्ण विक्षेपण को स्पेक्ट्रम का खोज न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेक्ट्रम का खोज कौन किया था? तो न्यूटन ने। ये तरंगदैर्घ्य है और बैजा नहीं पिनाला। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे अधिक और सबसे कम प्रकीर्णन किसका? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का होगा। और विचलन हो गया, आवृत्ति हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ऊर्जा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बैगनी का हो जाएगा। ठीक है ना। खाली प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे अधिक किसका हो जाएगा? रेड का। बाकी सब विचलन हो गया, आवृत्ति, प्रकीर्णन, ऊर्जा अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा बैगनी का। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि स्पेक्ट्रम में सबसे बीच कलर कौन हो जाएगा? तो सबसे बीच में कौन कलर हो जाएगा? पीला होता है। इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष का बनना जब असंख्य जल वाष्प प्रिज्म की तरह कार्य करता है, इसे इंद्रधनुष बनता है। मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। और सहायक कारण क्या है? तो पूर्ण के आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन। मेन कारण है इंद्रधनुष के बनने के कारण क्या है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी है। और सहायक कारण कहेगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों हो जाएगा। इंद्रधनुष का दिखाई देता है सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। 2 बार प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है प्राथमिक में। और जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक ना। और इसमें एक ही बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और 2 बार अपवर्तन होगा प्राथमिक में। अपवर्तन 2 बार, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 1 बार। और द्वितीयक में दोनों 2 बार, पूर्ण आंतरिक भी और अपवर्तन भी दोनों 2 बार होता है। और यहाँ पे बाहर की ओर लाल रंग होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर लाल रंग होते हैं, सबसे अंदर बैगनी रंग का होता है। सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है प्राथमिक इंद्रधनुष। देखने के लिए आँख 42 डिग्री पर रखा जाता है। सबसे बाहर प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर रहता है लाल और अंदर की रहेगा बैगनी रहेगा। ठीक है ना। और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है प्राथमिक इंद्रधनुष और देखने के लिए 42 डिग्री आँख रखते हैं। और
बाहर की ओर बैंगनी रहता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर लाल रंग होता है। प्राथमिक की तुलना में कम स्पष्ट दिखाई देता है द्वितीय इंद्रधनुष। और देखने के लिए द्वितीयक इंद्रधनुष को 55 डिग्री और प्राथमिक इंद्रधनुष के 42 डिग्री पर रखते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, 42-55। रंग हो गया तो ये मिलाने से नीला हरा लाल, नाला, नीला हरा लाल मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? सफ़ेद बन जाएगा। द्वितीय रंग कौन कौन है? तो लाल हरा मिलके पीला बनता है, लाल हरा मिलके पीला, लाल नीला मिलके मैजेंटा और हरा नीला मिलके पीकॉक नीला बनता है। और लाल हरा नीला मिला देंगे तो सफ़ेद बन जाएगा। देखो इसका ट्रिक है, यहाँ पे आर रखो, यहाँ पे बी रखो, RBG, फिर MCY, यहाँ पे M रखो, यहाँ पे C रखो, यहाँ पे Y रखो। तो रेड और ग्रीन मिलके क्या बनेगा? रेड और ग्रीन मिलेगा तो पीला बन जाएगा, और ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो क्या बनेगा? सियान या पीकॉक नीला बनेगा। और रेड और ब्लू मिलेगा तो मैजेंटा बन जाएगा। और जब लाल और हरा और नीला मिलके बनेगा सफ़ेद बन जाता है। ठीक है ना। तो पीला और नीला क्या बनेगा? तो पीला और नीला से भी सफ़ेद बनेगा, और ग्रीन और मैजेंटा से भी सफ़ेद बनता है, और सियान और लाल से भी क्या बनेगा? सफ़ेद बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना, RBG और RBG MCY इसका ट्रिक है। लौ में नीला पीकॉक को हरा पीला कर देता है, लाल मैजेंटा नीला, पीकॉक हरा पीला, ये ट्रिक हो गया। पूरक कितने? 3 रंग होते हैं, जिनमें 2 रंग मिलाने से श्वेत रंग बनता है। तो रेड और बताए थे ना, रेड और पीकॉक, ये सियान, रेड और पीकॉक मिलेगा तो सफ़ेद बन जाएगा। तो ये तो बताइए कि वस्तु के रंग, हरा वस्तु हरा दिखाई देगा सफ़ेद प्रकाश में, हरा वस्तु हरा दिखाई देता है सफ़ेद प्रकाश में, और हरा प्रकाश में क्या दिखाई देगा? तो हरे दिखाई देगा। हरा वस्तु हरा दिखाई देगा सफ़ेद प्रकाश में, और हरा वस्तु हरा दिखाई देता है हरे प्रकाश में। अन्य प्रकाश में क्या दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। हरा वस्तु हरा दिखाई देता है सफ़ेद प्रकाश में, और हरा वस्तु है हरा दिखाई देगा हरा प्रकाश में, और अन्य प्रकाश में क्या दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। हरा से और सफ़ेद से जौन कलर कहेगा उसी से क्या वो अपना रंग देगा, और वाइट साथ रहेगा तब देगा अपना रंग, बाकी सब कलर से ब्लैक दिखेगा। नीला वस्तु और नीला दिखाई कब देगा? जब सफ़ेद प्रकाश में हो और नीला प्रकाश में हो, और अन्य प्रकाश में ये भी काला दिखाई देगा। ठीक है ना। पीला वस्तु पीला दिखाई देता है सफ़ेद प्रकाश में पीला दिखाई देगा, लेकिन पीला प्रकाश में भी पीला दिखाई देगा, लेकिन अन्य प्रकाश में जैसे सफ़ेद और पीला छोड़कर अन्य प्रकाश में क्या रहेगा? तो काला दिखाई देगा। काली वस्तु सारे रंग के प्रकाश को क्या करती है? तो अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह काली दिखाई देती है। सफ़ेद वस्तु सारे रंग को प्रकाश को क्या करती थी? तो परावर्तित कर देती है, इसलिए सफ़ेद दिखाई पड़ती है। मानव नेत्र, तो मानव नेत्र में यहाँ देख लो, ये क्या? तो कचाव दर्भ हो गया। ये क्या? तो ये वाला बाहरी वाला कॉर्निया हो गया, और बीच वाला आइरिस हो गया, और ये वाला पुतली हो गया, और ये नेत्रोपद्रव हो गया। ठीक है। ये प्रकाश का सिरा हो गया, ये रेटिना, ये वाला रेटिना हो गया, ये पीत बिंदु हो गया, और अंध बिंदु हो गया। ये कचाव फ्लूइड है, ये लेंस दिएगा। कॉर्निया क्या रहता है? तो पारदर्शी और नेत्रदान, इसी को कॉर्निया के ही दान किया जाता है नेत्रदान में। और ये कॉर्निया क्या रहता है? तो पारदर्शी रहता है। आइरिस क्या है? तो आँख का रंग इसी पर डिपेंडेंट रहता है। परितारिका के द्वारा क्या रहता है? तो आँख का रंग निर्भर करता है किस पर? तो आइरिस या परितारिका के द्वारा। पुतली का काम क्या है? तो आँख में प्रकाश को प्रवेश करती है, पुतली के द्वारा आँख में प्रकाश को प्रवेश देती है। कौन? पुतली।
लेंस आँख का लेंस किसके भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के भांति, और इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती है, पश्चमावी मांसपेशियाँ कहा जाता है सिलियरी को, तो पश्चमावी पेशियाँ लेंस को पकड़ कर रखता है। पश्चमावी पेशियाँ काम क्या है, तो लेंस को पकड़ कर रखती है। रेटिना को या दृष्टि पटल को क्या करती है, तो प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उल्टा वास्तविक उल्टा और छोटा। अंधबिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या है, तो दिखाई नहीं देता है। जब धूप से मतलब रूम में जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, अंधबिंदु सिकुड़ जाते हैं जिसके कारण दिखाई नहीं देता। पीत बिंदु क्या है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु येलो स्पॉट पर क्या बनता है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। रेटिना दो प्रकार की कोशिकाएं पाया जाता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं कौन है, दो रेटिना पर, तो एक शंकु कोशिका, दूसरा क्षण कोशिका। शंकु कोशिका का काम क्या है, तो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है शंकु कोशिका। जैसे लाल हरा नीला रंग को पहचान करती है कौन, तो शंकु कोशिका। जो पर रंग को चिन्हती है कौन, शंकु कोशिका। शंकु से रंग के लिए उत्तरदायी होता है शंकु। क्षण कोशिका क्या करती है, तो प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है, तीव्रता के लिए क्षण कोशिका। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.43 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.43 सेंटीमीटर। आँख का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम इन्फिनाइट होता है। आंसू बनाने के लिए उपस्थित ग्रंथि लैक्राइमल ग्रंथि होती है। आँख की परास न्यूनतम दूरी पर 25 सेंटीमीटर, अधिकतर क्या होता है, इन्फिनाइट होती है। आँख कैमरा तथा कैमरा में समानता होती है। आँख और कैमरा में क्या होती है, तो कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है और आँख में भी उत्तल लेंस होता है। जिस तरह आँख में रेटिना होता है उसी प्रकार कैमरा में फिल्म होता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। जिस प्रकार आँख में आइरिस होता है उसी प्रकार कैमरा में डायफ्राम होता है, ठीक है। जिस प्रकार आँख में पुतली होता है उसी प्रकार कैमरा में छिद्र होता है। आँख में अस्थायी प्रतिबिंब बनना जबकि कैमरा में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। आँख में अस्थायी रूप से प्रतिबिंब बनता है लेकिन कैमरा में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। निवर्तन क्या है, तो विवर्तन, किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण नहीं पाया जाता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण नहीं पाया जाता। प्रकाश का कण कितना होता है, तो 10⁻⁷ मीटर है। 10⁻⁷ मीटर, जो संभव नहीं है आँखों से देखना। ध्वनि में विवर्तन का गुण पाया जाता है लेकिन प्रकाश में विवर्तन के गुण नहीं पाया जाता, और इसमें पोलराइजेशन होता है लाइट में। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति आवाज़ सुन सकता है परंतु उसे देख नहीं सकता। ये विवर्तन के कारण क्या रहता है, तो बंद कमरे से आवाज़ सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, विवर्तन के कारण। ध्रुवन, जिसे पोलराइजेशन भी कहा जाता है ध्रुवन को। किसी तरंग की निश्चित दिशा में मोड़ना क्या कहलाता है, तो निश्चित दिशा में मोड़ती है उसे ध्रुवन कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवन का गुण पाया जाता है, साउंड में ध्रुवन नहीं पाया जाता, ध्वनि में ध्रुवन का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हेलोग्राफी का चमकना ध्रुवन पर आधारित है। हेलोग्राम में हेलोग्राफी चमकता है किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण होता है। 3D फिल्म में किस पर आधारित है, 3D फिल्म बनाया जाता है ध्रुवन पर आधारित होता है। व्यतिकरण क्या है, तो ये दो प्रकार की होती है, एक संपोषी दूसरा विनाशी होता है। ज़्यादा चमकता है संपोषी और कम चमकता है विनाशी। संपोषी ज़्यादा चमकती है व्यतिकरण में और विनाशी कम चमकता है। समान आवृत्ति तथा समान आयाम की तरंगें जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं ज़्यादा चमकेगा और कहीं कम चमकेगा। जब समान आवृत्ति हो और समान आयाम हो तो उसकी तरंगें क्या हो जाएगी, एक दूसरे पर आरोपित हो तो कहीं ज़्यादा कहीं कम चमकेगा, ठीक है, और लगभग शून्य के बराबर हो जाए। साबुन के बुलबुला में प्रकाश कभी कभी चमकता है व्यतिकरण के कारण। जल पर फैले मिट्टी तेल प्रकाश में चमकना, ये व्यतिकरण के कारण। सीढ़ी का जो टेप रहता है वो भी चमकता था, किसके कारण, व्यतिकरण की खोज कौन किया था, तो यंग के द्वारा खोजा गया था। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के व्यवहार के द्वारा होता है। माध्यम का अपवर्तनांक बदलने पर लेंस की प्रकृति में एक चेंज हो जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक बदलेगा तो लेंस की प्रकृति भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। μ1 क्या है, तो लेंस का अपवर्तनांक, और μm क्या है, तो माध्यम के अपवर्तनांक होता है। μ1 क्या है, तो μ1 ग्रेटर देन μm के ग्रेटर होता है μm। μm क्या है, तो माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा किससे, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा।
लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है। और लेंस की प्रकृतिक चेंज करेगा तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में चेंज करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस में चेंज करेगा अपवर्तनांक के कारण। जब μ1 और μm बराबर हो तो इसका कैपेसिटिव पावर क्या हो जाएगा, 0। जब माध्यम लेंस की माध्यम अधिकतम होगा, ठीक ना, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा। जब अपवर्तनांक 1 और मीडियम वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 0। और फोकस दूरी कहाँ पे बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। दोनों जब अपवर्तनांक बराबर होता है और समतल कांच की तरह व्यवहार करता है। जब μ1 और μ1 मीडियम का हो जाए बराबर हो जाएगा तो समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। जब माध्यम का अपवर्तनांक और किसी वस्तु के अपवर्तनांक अधिक हो, वस्तु का अपवर्तनांक अधिक हो और माध्यम का अपवर्तनांक कम हो तो लेंस में प्रकृतिक में नो चेंज हो जाएगा। जब वस्तु के अपवर्तनांक में ज़्यादा रहेगा तो लेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्षमता थोड़ा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षमता घटेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा। पी बराबर क्या होता है, 1/f और इसे मीटर में इसका क्षमता 1/m करेंगे तो m इनवर्स हो जाएगा, कितना, m इनवर्स। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया था, तो जेड जॉनसन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था नॉलेम इसका के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहा गया। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर की खोज कौन किए थे, नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया था। प्रकाशिक तंतु का खोज किया था। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया क्रांति कोण, ये कोण आई, कोण आर, ये कोण आई, तो ये सघन माध्यम और ये क्या कोण आर, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी सघन माध्यम, एक कोण आई क्रांति कोण हो जाएगा। कह रहा है क्रांति कोण के लिए शर्त कौन कौन है, तो किरण सघन से विरल माध्यम की तरफ जाना। क्रांति कोण का शर्त है कि सघन से कहाँ जाएगा, घना से विरल की तरफ जाना चाहिए, तब क्रांति कोण बनेगा। अपवर्तन कोण बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। कोण आई बराबर क्या, तो क्रांति कोण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त क्या है, तो किसी सघन से विरल माध्यम तक जाना। सघन से विरल माध्यम जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा और सघन से विरल के माध्यम तक तरफ जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और क्रांति कोण भी क्या होता है, तो सघन से विरल ही जाता है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन है, तो हीरा का चमकना, हीरा चमकता है, मृगमरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आंतरिक अंगों की जांच पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। कांच चटक जाना या दरारों पर चमकीला होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाशीय यंत्र कौन कौन होते हैं, तो एक माइक्रोस्कोप, दूसरा टेलीस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप में सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है। और टेलीस्कोप में इसका होता है आकाशीय दूरदर्शी और ये पार्थिव दूरदर्शी, गैलीलियो के दूरदर्शी टेलीस्कोप। सूक्ष्मदर्शी में सरल हो गया, एक संयुक्त हो गया, ये सूक्ष्मदर्शी हो गया। और खगोलीय जो आकाशीय दूरी मापता है टेलीस्कोप द्वारा, पार्थिव दूरदर्शी भी टेलीस्कोप के द्वारा, गैलीलियो की सूक्ष्मदर्शी भी क्या है, तो टेलीस्कोप है। इम्पोर्टेंट है प्रकाशीय यंत्र। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस तथा लेंस की संख्या। सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस से बना होता है और आभासी सीधा बड़ा होता है और m बराबर क्या होता है, 1+d/f होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस में और इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो आभासी सीधा बड़ा और m क्या हो जाए, m बराबर 1+d/f हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा, ये आभासी उल्टा बड़ा बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तो m बराबर -b0 और u0 गुना d और ये क्या हो जाएगा, तो VE
नलिका की लंबाई V0 और UE हो जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, तो उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा, आभासी उल्टा बड़ा। और पार्थिव दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आभासी सीधा बड़ा। और गैलीलियो में क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है, जो आभासी उल्टा बड़ा बनाता है। ये प्रिज्म में कुल 5 सतह है, 5 सतह, सरफेस 5 को होगा, आयताकार 3 सतह होगा और 2 शीर्ष होगा, ठीक ना। कितना, 5 सतह होगा। प्रिज्म में कुल कितने सतह, 5 सतह। आयताकार कहेगा 3 सतह और 2 सतह क्या होता है, 5 और 3 आयताकार। और ट्रायंगल कहेगा तो 2 गो, ट्रायंगल 2 गो हो जाएगा, ठीक ना। ये आपतित किरण हो गया और ये क्या अभिलंब है, यहाँ से अपवर्तित किया, फिर बाद में यहाँ से निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण क्या रहता है, बराबर रहता है। और विचलन, ये वाला क्या है, विचलन कोण हो गया, ये डिफरेंस हो गया। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो विचलन कोण। किरण हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है, किरण। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा या आवेश के विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा कहा जाता है।